नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे एनआईए रेड को लेकर। लगातार कश्मीर घाटी के अंदर भी एनआईए की रेड्स देखी जा रही हैं, एक एक करके शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन तजम्मुल के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। कौमी तहकीकाती ब्यूरो एनआईए की तरफ से आज भी छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया गया। श्रीनगर के समरबुग इलाके के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के सोपोर और बारामूला में कई एक जगहों पर एनआईए ने छापामारी का सिलसिला तेज किया। आज अलग सुबह 7 बजे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के सीनियर एहलकारों के साथ साथ एनआईए के अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद जो है इन इलाकों में नमूदार हुई और कई एक मामलात में छानबीन भी की गई। बताया जाता है कि अफराद खाना से मुतल्लक कई मामलात के बाद छापामारी का सिलसिला इन घरों तक शुरू किया गया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल फोन्स वगैरह जो हैं उन्हें जब्त किया गया। बीते रोज में जमात इस्लामी के अरकान या जिला सदूर या हमदर्दी रखने वाले अफराद के घरों पर भी छापामारी हुई, क्योंकि एनआईए के तर्जुमान के मुताबिक कई एक जगहों पर इस तरह की शिकायत मौसूल हुई थी जिसमें जमात इस्लामी के अरकान को भी किसी न किसी जगह पर मुलविस पाया गया है। आने वाले दिनों में एनआईए की कार्रवाई कितनी तेज होगी, इसके हवाले से ज़राए का कहना है कि कश्मीर के कई एक इलाकों जिनमें नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर यानी शहरी श्रीनगर के कई इलाकों में छापामारी को तेज किया जा सकता है। एनआईए ने गुज़श्ता 2 सालों के दौरान न सिर्फ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, एलओसी ट्रेडर्स और बकिया जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं कई एक जगहों पर छापामारी के बाद जरूरी दस्तावेज भी हासिल किए हैं। हालांकि छापामारी जो बीते हफ्ते में श्रीनगर शहर के कई इलाकों में हुई, बताया जाता है कि कुछ लोग पहले ही पुलिस की हिरासत में हैं या उन्हें पहले ही जेल भेजा जा चुका है। आने वाले कल में देखना होगा एनआईए की छापामारी कहां पर रुकती है या कहां से दोबारा शुरू हो सकती है। समीर वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, JK24, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको कुपवाड़ा लिए चलेंगे। रियाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो दिखा देते हैं, क्योंकि पानी की समस्या की वजह से लोगों को काफी परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। क्या कुछ अपडेट है, देखिए। कई सालों से पानी हम गंदे नाले का पानी पी रहे हैं, पीछे से वाटर सप्लाई आई है, आगे से देते नहीं है, पाइप नहीं लगा रहे हैं, पीछे से जो बस्ती है उनको पानी चल रहे हैं, लेकिन इस बस्ती में हम टोने बस्ती में पानी नहीं चल रहे हैं। बस्ती का नाम क्या है? बस्ती का नाम जांगली मलक महल। पानी नहीं दे रहे हैं। आज कितने साल से पीछे से पाइप लगे, आगे से वाटर सप्लाई वाले छोड़ते नहीं है। हम जगह जगह पे कोई आता ही नहीं है, उधर मौके पे आके देखे हमारी क्या हालत। हम गंदे नाले का पानी पी रहे हैं। हम गए थे डीसी साहब के पास, उधर भी किसी ने नहीं। सर, मेरा नाम इमरान रफीक और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, जांगली कुपवाड़ा से। तो हमें यहाँ से कुछ साल पहले से ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पानी की। यहाँ पे पानी कुछ है ही नहीं, तो हम कुएं का गंदा पानी पीते हैं। हमें कुएं से गंदा पानी आता है नाले से और हम वही पीते हैं। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई का पिछले कुछ सालों से काम चल रहा था, तो अब आधे गांव में वाटर सप्लाई का पानी पहुँच गया। तो हमारे गाँव है जो टाउन में हम रहते हैं, उस जगह पे कोई पानी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उधर भी किसी ने नहीं छोड़ा। वार्ड मेंबर के पास गए, वो भी बोलता मैं क्या करूँगा। जाओ खुद किसी के पास जाओ तो देंगे पानी, खुद कानून है, लेकिन हम टाउन में रहते पानी नहीं है। किसने बोला? ये वार्ड मेंबर ने बोला, हमारा भी कोई नहीं सुनता आगे। तो हमें पानी की दिक्कत है, पानी के लिए हम तड़प रहे हैं, पानी है ही नहीं है। जिले सदर मुकाम कुपवाड़ा के जांगली इलाके में पीने के पानी की किल्लत से दो चार, जहाँ औरतों की हुकूक की बात हो रही है, वहीं इस गांव में पानी की किल्लत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन हर गांव की ख़वातीन को सुबह शाम कतार हाथों में मट के लिए पानी की तलाश के लिए इलाके के कलील कुओं का रुख करना पड़ता है। इसके बावजूद उन्हें उनकी ज़रूरत का पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने जिला इंतज़ामिया से अपील की है कि उनके मामलात को जल्द हल किया जाए, बेसूरत दीगर उनका एहतजाज जारी रहेगा। JK24/7 के लिए रियाज भट्ट। चलिए अब आपको लिए चलेंगे बड़गाम, और बड़गाम से ज़हूर हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम को यहाँ पर दोबारा से बनाने की बात कही गई थी, खस्ता हालत इसकी हो गई थी, लेकिन रेनोवेशन के लिए किस तरह से काम हो रहा है वो दिखा देते हैं। हमारी हज़ारों कनाल ज़मीन, इस एयरपोर्ट जो इस वक्त बना है इसको करेवई दामोदर बोलते हैं, इसमें हमारी हज़ारों कनाल ज़मीन गई है पहले ही 1962 में, उसका मुआवजा हमें नहीं मिला। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये 300 कनाल ज़मीन यहाँ पर है जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है। इसमें कुछ 50-60 कनाल ज़मीन हमारा प्लेन है। इस पर हम पिछले 60 साल से यहाँ हमारे बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बाकी गेमें खेलते हैं। मुझे पता नहीं चलता है कि ये हमारी जो विलेज लैंड है, ग्रेजिंग लैंड है,
एक पटवारी यहाँ पर था, करप्ट पटवारी सारी शरीफ का, उसने किसको पूछकर ये ज़मीन का नक्शे इंतखाब हमारे डी साहब को या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया, जबकि हमारे डी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत हमदर्द है, उसको जवानों की बड़ी फिक्र है, हमारे डिव काम को बड़ी फिक्र है, हमारे गवर्नर साहब को हमारे जवानों की फिक्र है। रिसेंटली अमित शाह साहब ने SKICC में होम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि मैं कश्मीर के जवानों से प्यार करता हूँ। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, कश्मीर के जवानों के लिए यहाँ राजा दामोदर स्टेडियम है। मैं ये राजा दामोदर स्टेडियम थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये जो एयरपोर्ट इस वक्त है, यहाँ पर एक किंग रहता था, उसका नाम था राजा दामोदर। ये 6000 साल पहले की बात है, लेकिन आज के तारीख में राजा दामोदर गायब हो गया, कहीं है नहीं। अब चूंकि हम स्पोर्ट्स स्टेडियम, मुझे नहीं लगता है कि किन अफसरों को ये नाम खटकता है कि ऐसा नाम कश्मीर में दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए। मैं अपील करता हूँ हमारे होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से और ख़ासकर मेरे गवर्नर साहब से कि आपको नीचे से गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सर, आप यहाँ देख सकते हैं, आज से 4 साल पहले हमने इसमें बोर्ड लगाए हैं, दिस लैंड इज प्रपोज्ड फॉर राजा दामोदर स्टेडियम। हम 60 वरी वंस मज 60 वरी वंस मज तो पान ये गिंदान वस बह 60 वोर कि 60 वरी वत गिंदान क्या फील्ड तैयार कर्मुत क्या लाजो बह कर पंचायत बॉडी पे, मतलब अत पंचायत बॉडी पे बच्चे लग बुर कामन कुनत कि दिमो क्या बनात कि एतराज हुपर तपर कम बिल्डिंग बनाओ क्या बनाओ अस वो खुदा 20 गाम यपर 20 गाम कत साइडस गसन कोत गसन यम बच्चे कोत गसन यमन बच्चन खतर वनकस ये वन कि मेहरबानी करू राजा दामोदर स्टैंडम बनो, लिहाजा कर अत बनावन बच्चन मुस्तकबिल, यम बच्चे कित रोजान ठीक, ड्रग्स कुन लगान, बुर कामन कुन लगान, तो तम गुजारिश करान हर कुछ मीडिया कि यह कत वात तो सोन बराबर मतलब हुकामन तान पान गामन मतलब गाम गाम चोर कर पान ये कम। हम यहाँ इस वक्त बडगाम ज़िला में काजीबाग इच्छी गांव में है, जहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम राजा दामोदर के नाम से बनाया गया है। और इन लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि आज से 60-70 साल पहले हम यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं वो भी यहाँ पर खेलते थे, ये पहले से ही था यहाँ पर। और फिर जब यहाँ पे जो ये शुरुआत हुई पंच सरपंच की, और इन्होंने यहाँ पर अपने फंड से जो भी यहाँ पर थे इनका पैसा, और इन्होंने यहाँ पे इसको यूटिलाइज़ किया। तो यहाँ पर अभी इस वक्त ये रिनोवेट हो रहा है, और यहाँ पर कई ब्लॉक्स के इसके पैसे लग रहे हैं, पंच सरपंच के और DDC के। इनका यही कहना है कि ऑलरेडी ब्लॉक डेवलपमेंट और ACD ऑफिस से इसको पैसा मिला है, और ऑलरेडी ये रिनोवेट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। और इसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ एयरफोर्स स्टेशन भी है, सिविल एयरपोर्ट भी है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कोई भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो इन्होंने बात की एयरफोर्स हुकाम से, उन्होंने यही कहा कि ग्राउंड आप यहाँ पर बना सकते हो, वरना हम यहाँ पर कोई बिल्डिंग या हॉस्पिटल या कोई भी प्रीमिसेस हम यहाँ पर बनाने नहीं देंगे। और इनका अब यही मुतालबा है कि हाल ही में कोई ऐलानात हुए हैं कि ये ज़मीन किसी और डिपार्टमेंट को दी गई है। इस मौके पर यहाँ पर लोग नाला है और उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब रुक कर लेते हैं जिला सांबा का और दिखा देते हैं कि असामाजिक तत्वों पर किस तरह से नकेले जो हैं वो कसी जा रही हैं। अब पुलिस पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद देखी जा रही है, एक्शन मोड में देखी जा रही है, और साथ ही आम जनता भी धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग देश विरोधी काम में अपना भाग देते हैं उन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं ऋषि, देखिए। तो जिस तरह से सांबा के चकमंगा गुजरा इलाके के कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट जिन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया, अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने शुरू कर दी है। उनको अलग अलग धाराओं के तहत जो वो डिटेन भी किया जा रहा है, FIR लॉन्च हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल ये है कि जिस तरह से अब इस पूरे एपिसोड को 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब चकमंगा गुजरा इलाके के कुछ लोग जो है ये डेपुटेशन लेकर SSP ऑफिस तक पहुंचे, DC सांबा तक पहुंचे, और उनसे ये गुहार लगाई जा रही है
कि हमारे बच्चों से गलती हो गई है, इनको माफ कर दिया जाए। मुझे लगता है कि शायद इनको माफी नहीं, इनको और ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश के खिलाफ जहर उगला है, भारत के खिलाफ जहर उगला है, क्योंकि ये भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन गुणगान ये पाकिस्तान का कर रहे हैं। आपने देखा कि डेलिबरेटली वहां पर वीडियो बनवाया गया, उसे वायरल किया गया जश्न मनाने वाला, और उसके बाद जब पुलिस तक पहुंचा ये वीडियो, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और इस वीडियो को एविडेंस बनाया गया है। लेकिन सवाल अब यह है कि जो माफीनामा मांगा जा रहा है ये किस बेस पर मांगा जा रहा है। सांबा के कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। साथ रीना चौधरी जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट चकमंगा गुजरा इलाके में हावी हुए, जो जश्न पाकिस्तान की जीत का मना रहे थे, आज वहीं के कुछ लोग उन अपने बच्चों को लेकर ये कहते हैं कि हमारे बच्चों से गलती, उन्हें माफ़ किया जाए। कुछ लोग प्रशासन तक पहुंचने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई में अब पुलिस को इनके ऊपर कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, और इनको तो पता चले कि अगर आप जश्न मना रहे हो तो इसका खामियाजा किस तरह से भुगता जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये वक्त आ गया कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके इनको डिटेन किया जाए, यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाए? जी हाँ, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है जिसको माफ़ किया जाए। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते हैं, बीइंग अ सरपंच हमने भी ऐसे काम किए हैं कि हम राजीनामे करवाते थे, बट ये देशद्रोह का मसला है जिसको नॉर्मल माफ़ी मांग के या माफ़ीनामा करके इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के हित की बात है। हम देशद्रोह, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी गुट का बंदा हो, अगर वो करेगा तो उसके लिए एक ही दफ़ा है, वो दफ़ा लगनी चाहिए 124। उसके अंतर्गत जो भी कानूनी कार्रवाई होती है सख्त से सख्त वो करनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी इस देश में रहने वाला नागरिक जो हमारे देश के हित में नहीं सोचता है, जो हमारे जिसके दिमाग में एंटी नेशनल प्लानिंग हो रही है, तो ताकि उसको ये इसी सज़ा को देख के ये डर बैठ जाए कि हम आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम रहते इस देश में हैं, खाते इस देश का है, तो हमें वफादारी भी इसी देश से करनी है। अगर हम यहाँ रहते हुए किसी और देश के गुणगान कर रहे हैं और अपने देश के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये कोई छोटा मोटा ऑफेंस नहीं है कि माफ़ी मांग के हम इसको माफ़ी कर सकें या केस ख़त्म कर सकें। तो इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है तो वो करनी चाहिए, और इस ऐसे संगीन, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर सभी लोगों को एकजुट होकर, जो भी देश हित में होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो जो भी लोग हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग हैं, सभी इकट्ठे होके एक मंच पर आएं और अपने देश को बचाने के लिए एक साथ होकर लड़ें। क्योंकि आज अभी वो समय नहीं है, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम अपनी वोट बैंक की राजनीति करें। इस टाइम वोटों को छोड़ के आप अपने देश के बारे में सोचें और एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने देश को बचाने के लिए और ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई बनती है उनको सजा दिलाने में कोशिश करें। जो लोग हैं इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या लगता है ये जो माफीनामे को लेकर गुहार लगाई जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? वाकई में ये निंदनीय है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर और कड़ा रुख अपनाने की ज़रूरत है प्रशासन को, पुलिस को। देखिए ऋषि जी, देशद्रोह की कभी भी माफ़ी नहीं हो सकती। देशद्रोह इतना बड़ा क्राइम होता है कि शायद जब कोई इंसान किसी का कत्ल करता है उससे बड़ा क्राइम है देशद्रोह। देश के ऊपर कोई कुछ नहीं होता। ये जो माफ़ी मांगने वाले लोग हैं, ये तब कहाँ थे जिस दिन रात को इनके द्वारा भेजे गए जो गुंडे थे उन्होंने पाकिस्तान की फेवर में नारे लगाए, तब ये कहाँ थे? ये सुबह आकर के लोगों को इकट्ठा करके अपना जो भी बनता था इनका, ये माफ़ी जो भी मांगनी थी, तब ये कर सकते थे। आज इन्हें रियलाइज़ हुआ, जब इन्हें लगा कि हमारे बच्चे जो हैं, इनके जो लड़के हैं जो असामाजिक तत्व हैं और राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जब उनके ऊपर गाज गिरना शुरू हुई, जब वो जेल में अभी बस सड़ना ही शुरू हुए, तो इन्हें लग रहा है कि हमारे जो हैं लोग, हाँ बिल्कुल बच्चों ने गलती कर दी, उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो आपने देश की जो हम कहेंगे उनकी जो इज्जत है वो आपने तार तार कर दी। नेशनल मीडिया में सांबा का नाम जो है आपने बदनाम किया। सांबा का तो किया, जम्मू कश्मीर का आपने नाम बदनाम किया। ये खबर नेशनल मीडिया ने भी चलाई और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बहुत बड़े लेवल पर गई। देखिए सांबा जो शूरवीरों की धरती है, वहां पर लोगों ने पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाए, पाकिस्तान की जीत के जश्न मनाए और हिंदुस्तान के बारे में भला बुरा कहा। ये इतनी निंदनीय बात है कि इसकी कोई भी किसी प्रकार की
किसी प्रकार की माफ़ी नहीं हो सकती। ये ड्रामा है, ये माफ़ीनामा नहीं है। ये लोग भी कल्परिट उतने ही हैं जितने इनके भेजे हुए जो गुंडे थे जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा चीयर अप किया। तो मुझे लगता है इनको भी लपेटे में ले लेना चाहिए। बिल्कुल, तो लगातार हम ये रिएक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ सांबा के लोगों का कहना है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, इनको स्पेयर नहीं किया जाए। और ये जो माफ़ी मांगने के लिए जो लोग आगे जा रहे हैं, प्रशासन तक पहुँच रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे इग्नोर करके इन शरारती तत्वों के ऊपर, इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी होगी जो पाकिस्तान के इस समय हितैषी बने हुए हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, भारत में रहकर, यहाँ का खाकर, यहाँ की सुख सुविधाएं लेकर। तो ये आपके तक पहुंचाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज यहाँ के लोगों को, चकमंगा गुजरा इलाके के लोगों को याद आ रहा है कि हमारे बच्चों ने गलती की है। तो ये बच्चे नहीं, मुझे लगता है कि ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जिनके रग रग में, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आएगी कि इनके रग में पाकिस्तान का ही खून बहता है। मुझे लगता है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सांबा के लोगों की भी यही मांग है कि पुलिस पूरी तरह से सख्ती पेश आए इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ। चलिए अब आपको लिए चलेंगे डोडा और डोडा से दिखा देते हैं कि कल जिस तरह से सड़क हादसा पेश आया है उसके बाद 6 मरीजों को जीएमसी जम्मू के अंदर रेफर किया गया था। चॉपर में इन लोगों को जम्मू लाया गया था, लेकिन अब डोडा के लोग यहां सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में आखिर सुविधाएं यहां पर क्यों फराहम नहीं कराई गई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीएमसी डोडा के अंदर इन लोगों का इलाज क्यों नहीं हुआ, आखिर किस वजह से जीएमसी जम्मू के अंदर इन लोगों को रेफर करना पड़ा। जमीनी सतह पर उतर कर देखना बहुत जरूरी था। वसीम गट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। से हमने बातचीत की, उनकी नाराजगी सामने आ रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी वो नाराज दिखने को मिल रहे थे। क्या बताना चाहोगे, एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं, लगभग 30-40 सालों में हम देख रहे हैं कि रेगुलर बेस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपकी क्या राय है? जी हाँ गत्तू साहब, हमने बरसों से ये देखा है कि हमारे इस हिली एरिया में एक्सीडेंट अक्सर आए दिन होते रहते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई लगाम नहीं कसती है। कुछ दिनों वो कहते हैं कि हाँ जी बस अब हम इनको टाइट करेंगे, व्हीकल्स को हम सीज करेंगे, जो फास्ट ये ड्राइवर हैं इनको हम अरेस्ट करेंगे, लेकिन कुछ भी ग्राउंड पे हमने नहीं देखा। हमने जब भी देखा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन दावा करती है कि हम आजकल सख्ती करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन 2-3 सख्ती होने के बाद उसके बाद वही हाल होता है। हमने देखा कल भी जो हमारा एक ट्रेजिडी की एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमने देखा बहुत सा नुकसान हुआ, यहाँ 12 लोग मारे गए और बाकी ज़ख्मी, जिनको यहाँ से मेडिकल कॉलेज यहाँ भी होते हुए इनको शिफ्ट किया गया जम्मू, वो भी लेट टाइम वो पहुँचे जबकि उनको यहाँ पे भी इलाज हो सकता है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में सब फेलियर आप मानते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी यहाँ इंतज़ाम नहीं रखा है, जबकि जहाँ छोटा मोटा एक्सीडेंट या छोटा मोटा कोई पेशेंट है उसको ये रेफर जम्मू करते हैं, श्रीनगर करते हैं। कल भी जो हमने मंजर देखे बड़े दिलदोज और बड़े दर्दनाक, घरों के चिराग बुझ जाते हैं, गरीब लोग हैं, गरीब नहीं हो जिस जैसे भी लोग हों, घरों के चिराग बुझ जाते हैं। और यहाँ पूरे चिनाब वैली में ये सबसे बड़ा इशू है। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि सड़क हादसे से बड़ा कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे, और एक्सीडेंट्स रोज़ मरते हैं। पिछले 1 हफ्ते में 5-6 एक्सीडेंट हुए। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सड़क हादसे जो है इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। मैं बार बार गवर्नमेंट से अपील करता रहा, कहता रहा कि इन सड़क हादसों के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि इनको रोका जाए। वो ड्राइवर उस गाड़ी के टायरों की हालत देखो, वो तो ओपन है, आप वो तो ओपन है। देखें, अगर एक भी सड़क हादसे में नॉर्मल पुलिसिंग होगी, अप टू द मार्क पुलिसिंग होगी, आप मुझे बताओ तीसरे दिन ड्राइवर को कैसे जमानत मिलती है? इसका मतलब यह है कोर्ट आंख बंद करके जमानत नहीं देती है, कोर्ट पुलिस की रिपोर्ट देख के जमानत करती है। पुलिस की रिपोर्ट बहुत कमजोर होती है, बनी बनाई रिपोर्ट है। आप एक एक्सीडेंट के मामले में सही पुलिसिंग करो, हम आपको बताएंगे कि 1 साल के अंदर हादसा कम होते हैं या नहीं होते। शहर में बैठ के यहाँ बैठ के नाके लगाना उससे कोई फ़ायदा नहीं है। नाके अगर किश्तवाड़ रोड पे हों, 2-3 नाके हों, गुंदो रोड पे हों, खलेनी में कहीं आगे हो, तो उससे कोई ड्राइवरों को कोई अवेयरनेस हो जाए, ड्राइविंग स्किल पता चले कैसे चलना है। क्योंकि अब रोड वाइडनिंग हो गई है, काफ़ी फास्ट भी चलते हैं, ड्राइवरों की भी गलती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक पुलिस बिलखुसूस इनको भी चाहिए कि ये प्रोग्राम चलाएं, नाके लगाएं, इनको अवेयरनेस, उनको डर हो कि ड्राइविंग करनी है, तेज़ नहीं चलना है, ओवरलोडिंग नहीं करनी है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला उधमपुर, और उधमपुर के अंदर भी किस तरह से सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, किन किन सैनिकों के नाम तय किए गए हैं वो आपको दिखा देते हैं। ग्राउंड से जुड़ रहे हैं आशीष दत्त, देखिए।
जितने भी जम्मू कश्मीर के शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत पाई है, अब उनके नाम पर स्कूलों का नाम रखा जाएगा या भवनों का नाम रखा जाएगा या सड़कों का नाम रखा जाएगा। उधमपुर ज़िला के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि शहीद तुषार महाजन के नाम पर भी अब स्कूल का नाम रखने जा रहे हैं। और ये भी एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इसके बारे में अगर शहीद तुषार महाजन की अगर बात की जाए तो कई ज़्यादा संघर्ष उधमपुर वासियों की तरफ से भी लिए गए हैं कि शहीद तुषार महाजन के नाम पर कोई स्मारक बनाया जाए। तुषार महाजन छोटी उम्र में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। भारत की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सर, आपके लिए भी बहुत गर्व की बात है। हालांकि अपना जिगर का टुकड़ा खोना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज गर्व की बात यह है कि यूटी प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है कि तुषार जी के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, किस तरह से आप देखते हैं? मुझे आज सुबह ही अखबार के माध्यम से पता चला है कि तुषार के नाम पर किसी स्कूल का नाम रखा गया है। मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं समझता हूँ ठीक ही होगा। और अगर ये रखा है तो ये एक बहुत अच्छी एक बात की है एलजी ने। मैं उनकी प्रेज़ करता हूँ कि एक अच्छा फैसला लिया, देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। इसके साथ साथ मैं यहाँ भी ये भी बताना चाहूँगा कि जब तुषार की शहादत हुई थी उस वक़्त ये एक डिमांड थी उधमपुर वासियों की तरफ से, ये जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कि तुषार के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाए। और काफ़ी इसमें हमने स्ट्रगल भी की और वो जो फाइल जो है वो एलजी साहब के होम डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि उस फाइल को भी नज़रसानी की जाए और उसको रिकमेंड करके सेंट्रल मिनिस्ट्री को भेज दिया जाए। सर, इस तरह के जिस तरह से सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है, कितना बढ़ावा देशभक्ति को देता है? आज के जो युवा हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए कितना बड़ा प्रेरणा का स्रोत है? क्योंकि स्कूलों को जैसे अगर बात की जाए, स्कूलों के नाम पे भी अब रखा जा रहा है नाम, तो बच्चे वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी जो है हिस्ट्री बन चुकी है। जिस तरह से हमारे शहीदों ने जो शहादत पाई है, ये भी गाथा बन गई है अब। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं कि किस तरह का फैसला है और आज की युवा की पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, किस तरह से प्रेरणा लेगी? जैसे मैंने पहले कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला लिया है एलजी साहब ने। और एजुकेशन डिपार्टमेंट या ये स्कूल जो है, यहाँ तो हर का कंसर्न है, चाहे वो टीचर्स हों, बच्चे हों, पेरेंट्स हों। और नेचुरली जब अब किसी शहीद के नाम पे स्कूल का नाम रखेंगे तो सारे नहीं तो आधे बच्चे जरूर समझेंगे तुषार कौन है, जब कोई भी शहीद है जिसके नाम पे रखिए कौन है। और उसकी गाथा को जब पढ़ेंगे तो उन्हें जरूर देशभक्ति की जो है एक प्रेरणा मिलेगी कि देश के आगे कुछ भी नहीं है, देश सर्वस्व है। और उसके लिए चाहे अगर ज़रूरत पड़े तो हमें अपने बलिदान देने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो फिलहाल आपको लिए चलेंगे जिला शोपियां, और शोपियां के अंदर आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आतंकी गतिविधियों के लिए भी किसी समय पर इस इलाके को गढ़ माना जाता था। लेकिन आज वहां पर क्या कुछ है सूरत हाल, वो दिखा देते हैं। क्या कुछ वहां पर ग्राउंड पर चल रहा है, लोगों को कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं। उमर मलिक जुड़ रहे हैं, देखिए। हमारी रिक्वेस्ट है एलजी साहब और नरेंद्र मोदी जी से कि हम गरीबों की तरफ तवज्जो दे। वही अगर हम बात करें जिस तरीके से पिछले दिनों यहाँ पे एक शदीद बर्फबारी हुई जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ, तो वही आज हमें कॉल मौसूल हुई JK 24/7 को काफी ज्यादा इलाकों से, जिसमें केलर, सदौ, हुरपोरा और जमनगरी, अमशपोरा ऐसे इलाकों से हमें कॉल मौसूल हुई कि यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे हालत है जो सेब के दरख्त है। तो चिनाज जी, अगर इस बर्फबारी की बात करें तो ये बर्फबारी उस टाइम हुए जब क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी लोगों की कि आज बर्फबारी होगी, तो उसी सिलसिले में जो है अभी तक जो सेब वो उतारे नहीं गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे और ज्यादा नुकसान देखने को मिला। वही अगर हम बात करें 2008 से लेकर 2020 तक यहाँ पे जो सेब का पैदावार है वो काफी कम देखने को मिला, जिसकी वजह से लोग ऑलरेडी परेशान थे। वही 2019 की बात करें तो ऐसी ही बर्फबारी उस समय भी पड़ी जब कि उस समय बर्फबारी का मौसम नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को उस टाइम भी ज्यादा नुकसान हुआ।
तो आज जब हम यहाँ पे गए तो लोगों की ज्यादा शिकायतें यही हुई कि हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, खासकर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि हमें जो है ये जो केसीसी हमें लोन्स प्रोवाइड किए हैं इसमें जो है थोड़ी रियायत बख्शी जाए, ताकि हमारा जो नुकसान हुआ इसकी थोड़ी कमी हो जाए और हमें भी थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए। JK24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से एनआईए जो है वो सक्रिय मोड पर आती हुई नजर आ रही है, जांच किस तरह से की जा रही है, एक्शन मोड में एनआईए लगातार देखने को मिल रही है। और साथ ही आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि एंटी एलिमेंट्स जिस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर नकेले कसना बहुत जरूरी है, जो जिला सांबा के अंदर आज देखा भी गया है। असामाजिक तत्वों पर अगर इसी तरह से नकेले कसी जाती हैं तो जाहिर तरीके से लगाम जरूर लगेगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।